हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है हिंदी क्लास 10 का जो हिंदी है इसको आज हम पढ़ेंगे। भाग 1 को कल हम लोग पढ़े थे, ठीक है, पिछले क्लास में। आज हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन। क्या नाम है? श्रम विभाजन। क्या नाम है? श्रम विभाजन, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो है आपको क्या क्या मिलेगा। आज जो है आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है इसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो सारी प्रश्न इसमें हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग क्लास बिहार बोर्ड के क्लास 6 से लेकर 12 तक की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए आज ही इस चैनल से। इसकी सारी चीज़ों की अच्छी से तैयारी की जाती है और ये टीचर है जिनके द्वारा ये क्लास पढ़ाई जाती है, ठीक है। इसमें जो पढ़ना है वह है भीमराव अम्बेडकर की बारे में। भीमराव अम्बेडकर कौन थे, कहाँ के थे? ये जो श्रम विभाजन है इन्हीं के द्वारा, इन्हीं का एक क्या है, कहानी है, यानी कि निबंध है, ठीक है। इसको हम लोगों ने जो दिन पढ़ा था, आज हम लोगों को पढ़ना है। पाठ का सारांश में हम लोग देखे थे, आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे प्रश्न एवं उत्तर, ठीक है। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके प्रश्न उत्तर में जो भी चीजें आएंगे इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए तो आते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ में अगर बात करें, शब्दार्थ में तो विडम्बना मतलब होता है उपहास करना। विडम्बना मतलब क्या होता है? उपहास करना। विडम्बना मतलब क्या होता है? उपहास करना। पोषक मतलब होता है समर्थक, पालक या पालने वाला। पोषक मतलब होता है समर्थक, पालक और पालने वाला। पूर्व निर्धारण मतलब होता है पहले से तय कर देना। पूर्व निर्धारण यानी कि पहले से तय किया हुआ चीज़ों को हम लोग पूर्व निर्धारण करते हैं, ठीक है। जो चीज़ें पहले से तय होती है उसको पूर्व निर्धारण कहते हैं। अकस्मात मतलब होता है अचानक। अकस्मात मतलब क्या होता है? अचानक होता है। प्रक्रिया मतलब होता है किसी काम के होने का ढंग या रीति को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्रिया कहते हैं। प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत या उल्टा। स्वेच्छा मतलब होता है अपनी इच्छा से। स्वेच्छा मतलब अपनी ही इच्छा से। उत्पीड़न मतलब होता है बहुत गहरी पीड़ा या गहरी पीड़ा पहुँचाना या यंत्रणा देना। संचारित मतलब होता है प्रवाहित। बहुविध मतलब होता है अनेक प्रकार से। प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने या समक्ष होता है। भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारा। मतलब होता है भाईचारा। वांछित मतलब होता है आकांक्षित या चाहा हुआ, ठीक है। तो ये कुछ शब्दार्थ थे इस चैप्टर के जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे अति लघु प्रिय प्रश्न। इसके जो प्रश्न है उसको देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग इसके अति लघु प्रिय जो प्रश्न होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। इसके अति लघु प्रिय प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला प्रश्न है श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो श्रम विभाजन जो है आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन जो है एक सभ्य समाज यानी कि अच्छे समाज है उनमें श्रम विभाजन की आवश्यकता है, ठीक है। जो एक अच्छे समाज होते हैं उस समाज में श्रम विभाजन की आज भी आवश्यकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे समाज जो सभी है यानी कि अच्छे समाज है उसमें श्रम विभाजन की आज भी आवश्यकता है। दूसरा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा एक स्वाभाविक विचार नहीं है। मान लेते हैं कि मेरे पापा अगर किराना की दुकान चलाते हैं, ठीक है, तो क्या हमको अगर किराना की दुकान में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हम किराना की दुकान चलाएंगे नहीं। लेकिन भारत में यही होता है। गाँव में बचपन में अक्सर होता है, क्या कहेगा, अगर बेटा जन्म ले रहा है या कोई भी संतान जन्म लेने वाला है तो पेट में ही रहता है, उस मम्मी पापा सोच लेते हैं वो जन्म लेगा तो क्या करना है इसको, ठीक है। पहले से सोचा रहता है सब इसको जन्म लेगा तो कुछ नहीं करेगा तो जो बात काम करता है वही का काम करेगा, अरे पेट पालेगा। ऐसा नहीं, हमारे मेरा और जन्म लिया सियाना होगा पता चलेगा उसकी रुचि उसमें है ही नहीं तो क्या वो काम कर पाएगा? अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए जो है क्या कहा गया है, जाति प्रथा एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ऐसा के कारण है कि वह जो है जाति प्रथा एक तुम्हारे रुचि के आधार पर नहीं होगा, ठीक है।
यानी कि आप लोगों के रुचि के आधार पर नहीं होगा, इसीलिए यह विकार है। ठीक है। अगला है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होगा। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज स्वतंत्र, समता और बंधुत्व पर आधारित होता है। ठीक है। यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहना है कि आदर्श समाज वही होगा, उनके दृष्टि से आदर्श समाज वही होगा जो स्वतंत्र हो, समानता हो और बंधुत्व पे आधारित हो, वही स्वतंत्र समाज होगा। अगला प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर थे, इनका जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था। ठीक है। तो देखिए इनका जो जन्म है किस प्रकार के परिवार में हुआ है। तो भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार के अगर बात करें बिहार में, तो दलित परिवार की बात करें अगर, तो एक तरह से इसको डोम जाति कहा जा सकता है। ठीक है। अगर ऐसे पूरे भारत में बात करें तो इसको महार जाति के नाम से जाना जाता है, लेकिन बिहार में गाँव में इसको डोम जाति कहता है। ठीक है। इनका जो जन्म है बिहार मतलब एक तरह से देखा जाए तो महार जाति में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, महार जाति के समाजों में, महार जाति के परिवारों में हुआ था, जो एक तरह से दलित परिवार है। अगला है 5वां, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म नामक पुस्तक से लिखी है। तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म नामक पुस्तक जो है भीमराव अम्बेडकर ने लिखी है। कौन लिखे हैं, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। बुद्धिज्म और कम्युनिज्म तो देखा कौन है, पूछेगा तो आपको क्या बताना है, बुद्धिज्म और कम्युनिज्म के लेखक और आपसे पूछे एग्जाम में तो क्या बताना है, भीमराव अम्बेडकर। कौन है, भीमराव अम्बेडकर है। बुद्धिज्म और कम्युनिज्म के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर है। कौन है, भीमराव अम्बेडकर। देखिए आप लोग अगर ढूंढिएगा नहीं याद नहीं होगा। ठीक है। तो साथ साथ बोलिएगा तभी याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। चलिए आगे है पहला। अब आते हैं प्रश्न उत्तर। इसमें लघु प्रश्न उत्तर है, आगे भी प्रश्न उत्तर है, या पाठ का प्रश्न उत्तर है जो आपको बुक में दिया हुआ रहता है उसका प्रश्न उत्तर है। ठीक है। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। जैसे लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। ठीक है। तो लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, तो लेखक जो है, लेखक महोदय आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। अभी भी अगर बात करें इस जमाने में भी तो जातिवाद की कोई कमी नहीं है। इसे विडंबना कहते हैं। क्या कहते हैं, यह सब विडंबना है। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कि आज के जो लोग हैं यह आधुनिक सभ्य समाज है, लेकिन कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता मानता है। इसको श्रम विभाजन की आवश्यकता मानता है। क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। क्योंकि जाति प्रथा भी जो है ना, जाति प्रथा ये एक श्रम विभाजन पर है। यानी कि श्रम विभाजन यानी कि जाति का किस रूप में, मतलब जात का नाम पड़ा है और श्रम विभाजन के ही कारण पड़ा है। जैसे पहले के ज़माने में, आज से बहुत साल पहले की बात करें तो जो लोग फलाम थे ठाकुर कहा गया, जो लोग लकड़ी का काम करते थे उसको लोहार कहा दिया गया, जो लोग सैनिक का काम करते थे उसको राजपूत कह दिया गया। ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो पहले के जो जाति भी है वह किसके लिए, जाति विभाजन भी है, वह भी क्या है, एक तरह से श्रम विभाजन ही है। क्या है, श्रम के काम की, यानी कि काम के आधार पर पहले क्या हुआ था, जाति का बंटवारा हुआ था। ठीक है। और आज भी जो सभ्य समाज है वो भी क्या कर रहा है, देखिए आज भी जो सभ्य समाज है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के आधार पर ही श्रम विभाजन को माना है। लेकिन आज के ज़माने के जो लोग हैं वह कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन को मानते हैं। इसको मानते हैं, श्रम विभाजन को मानते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है, जिसको जो काम आता है अपना करता है। ठीक है। यहाँ कमाना है। चलिए अगला प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के जो पोषक उसके तर्क में क्या तर्क देते हैं। देखिए जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। उसकी उपयोगिता को क्या करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं। जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है। क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। श्रम विभाजन जो है जाति प्रथा का ही एक तरह से क्या है, दूसरा रूप है। इसीलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। जातिवादी समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तरों के अनुसार ही यानी गर्भधारण के समय
से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि हमारा जो होने वाला बच्चा है उसका क्या काम है, क्या करेगा आगे चल के, ठीक है। तो उसी समय क्या कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। हिंदू धर्म में पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं है। हिंदू धर्म में तो पेशा परिवर्तन की अनुमति ही नहीं है। कहेगा कि अगर लोहार है तो लोहार का ही काम करेगा, ठीक है, चमार है तो चमड़ा का ही काम करेगा, ठीक है। यह कब से निर्धारण कर दिया जाता है हमारे हिंदू समाज में, तो गर्भ धारण यानी कि जब बच्चा पेट में पलने लगता है उसी समय से यह सारी चीज़ें निर्धारित कर दी जाती है। भले ही वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त क्यों न हो, भले उससे वो उसको 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया आए चाहे नहीं आए, लेकिन काम क्या करना है, वही करना है, ठीक है। हम भी अपना, हम लोग मतलब लगभग गाँव में सबका वही हाल है, ठीक है। चलिए, भले उसे भूखे मरने की नौबत आ जाए लेकिन उसे अपनाना ही होगा। जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक यानी कि सफलतापूर्वक करता है। मतलब जातिवाद के जो पोषक है उनका कहना है कि जो तुम्हारे पापा काम करते हैं वह काम आप मतलब अगर उसका बेटा बेटी करता है तो उसमें वह उसका पूरा खानदान डूबा रहता है, ठीक है, और वह पूरा क्या हो जाता है उसमें सफलतापूर्वक संपन्न कर लेता है। जातिवादियों में जातिवाद के समर्थक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता को अपवित कर सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। उनका कहना है कि इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती है, अराजकता नहीं फैलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की जो आपत्तियां हैं क्या है, लेखक की जो आपत्तियां हैं उसके बारे में हम करेंगे, ठीक है। जैसे जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने कई आपत्तियां उठाई है जो चिंतनीय लेखक की दृष्टि से, चिंतनीय लेखक की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है, मनुष्य जो है स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता है, ठीक है। आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है आज की जाति प्रथा। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा देती है। यानी कि जाति प्रथा जो है मनुष्य का स्वाभाविक, मनुष्य का अगर कोई चीज़ यानी कि उसकी प्रेरणा है कि अगर हम ये करें वो करें या अगर कोई चीज़ में उसको इंटरेस्ट है वो नहीं कर पाता है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, दबा देता है, ठीक है, जाति प्रथा। साथ ही अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय ही रह जाए, निष्क्रिय ही बन जाता है। यानी कि अस्वाभाविक नियम, जो नियम पहले से चल रहा है उसी में दब कर बेचारा मर जाता है, कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। आगे है चौथा, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। देखिए भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। अगर बात करें भारतीय समाज में जाति विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है, श्रम के नाम पर ही है यहाँ पे श्रमिकों का विभाजन है, श्रम के नाम पर ही जो है श्रमिकों का क्या है, विभाजन है, ठीक है। श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने बकौती का काम करना पड़ता है जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। यानी कि श्रमिकों के जो बच्चे हैं यानी कि जो लेबर क्लास के बच्चे हैं उनके अनिच्छा से, यानी कि उसकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन बाप का ही काम यानी कि उसके पिता जो काम करते रहते हैं वही काम उसे क्या करना पड़ता है। आधुनिक समाज के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है प्रश्न, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनती जा रही है। देखिए जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध कर रखती है। यही काम तुम करेगा, तुम्हारा बेटा करेगा, तुम्हारा बेटा करेगा, तुम्हारा बेटा करेगा, भले वह आगे बढ़े चाहे नहीं बढ़े, खाने पीने के लिए कुछ रहे चाहे नहीं रहे। इससे क्या आ रहा है, बेरोजगारी आ रहा है, क्या आ रहा है, बेरोजगारी।
तो भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण जो भूखे मर जाए, लेकिन आधुनिक युग में उद्योग धंधे की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और आकस्मिक परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशे बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर नहीं बदलिएगा पीछे छूट जाइएगा। क्योंकि भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा प्रति व्यक्ति मतलब प्रथा जो है व्यक्ति को परंपरागत होने के बावजूद ऐसे पेशे चुनने की अनुमति नहीं होती है जो उसका पैतृक पेशा भी न हो, पैतृक पेशा न हो, पैतृक पेशा न हो। लेकिन अब धीरे धीरे जो है भारत में समाज जो है सब सुधरने लगा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आने लगा है। इस प्रकार पेशे परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनती जा रही है, ठीक है। इसको अगर नहीं सुधारिएगा एक दिन आएगा। अभी तो कुछ ही बेरोजगार है, एक दिन सब बेरोजगार है। अगला प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? यानी कि आज के उद्योग धंधे वाले मतलब समय में भी गरीबी और उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या है। गरीबी और उत्पीड़न बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा क्यों है? तो देखिए, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा के मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्र नहीं होती है। कोई व्यक्ति जाति प्रथा के कारण क्या होते हैं, उसकी अपनी इच्छा अनुसार जो काम करना होता है वह नहीं कर पाता है, ठीक है। उसको आगे कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है, कोई स्थान नहीं होता है। मजबूरी बस जहाँ काम करने वाले का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशल कैसे प्राप्त की जा सकती। मान लेते हैं कि हमारे ही पापा जैसे अब किराना का दुकान एक तरह से चलाते हैं, ठीक है। अगर हमको उसमें मन नहीं लगेगा, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं ये काम करो, यही करो, यही करो, होगा कभी? मन ही नहीं लगेगा। कभी हम अच्छे से उसमें काम कर पाएंगे? नहीं। यानी कि उसमें कुशलता प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें मेरी इच्छा ही नहीं है, कहाँ से होगा। लेकिन जाति प्रथा अगर की बात करें, जाति प्रथा क्या कहेगा? नहीं, तुम वही काम करो, तुम कमाओ चाहे नहीं कमाओ, लेकिन तुम्हारा पापा वही काम करता था, तुम वही काम करो। इससे क्या होता है? सबसे बड़ी तो पहले तो बेरोजगारी आएगा, हम लोग भूखे मर जाएंगे, ठीक है। चलिए, अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी सबसे भयानक जो है वह है जाति प्रथा। जाति प्रथा के कारण तुम्हारा आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाता है, ठीक है। अगला है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में बताया। यानी कहना है लेखक कहना है कि बताइए लेखक जो है क्या कहना चाहते हैं? तो कहना चाहते हैं कि किन प्रमुख पहलू से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। यानी कि क्या कारण है, क्या पहलू है जिससे जाति प्रथा समाज के लिए हानिकारक है। देखिए, जाति प्रथा के कारण श्रमिक का अस्तित्व विभाजन हो गया, आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा को अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता है। पूरी क्षमता का उपयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आर्थिक विकास में जाति प्रथा एक तरह से क्या है? बाधक बन के खड़ी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक बनाया? जो सच्चे लोकतंत्र है उसके लिए किन विशेषताओं में, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को मतलब अच्छा माना है, ठीक है, आवश्यक माना है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है मतलब उल्लेख किया है, सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, भातृत्व मतलब भाईचारा की भावना की वृद्धि होगा, तभी एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। समाज में बहुविध हितों में यानी कि समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। कोई भी काम अगर समाज में है तो उसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग उसमें इन्वॉल्व रहे, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, ठीक है। अगला है, सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क में अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। इन्हीं गुणों या विशेषताओं
से उपयुक्त तंत्र का दूसरा नाम लोकतंत्र होता है। इन्हीं यानी कि इतना जो गुण है, अगर इतना गुण अगर किसी भी समाज में है उसी को लोकतंत्र कहते हैं एक तरह से। ठीक है, अगला है लोकतंत्र जो है शासन की एक पद्धति नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति या समाज सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान भाव होना चाहिए, अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान भाव होना चाहिए, है कि नहीं। अगला प्रश्न है भाषा की बात में देखिए, पाठ से संयुक्त सरल एवं मिश्र वाक्य। सरल वाक्य ऐसा परिवर्तन की अनुमति नहीं है, तकनीकी में निरंतर विकास होता जा रहा है, विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। संयुक्त वाक्य में अगर बात करते हैं, संयुक्त वाक्य में इसमें वाक्य को चुनना है। मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। जाति प्रथा कम करने और टालू काम करने के लिए प्रेरित करता है। जाति प्रथा जो है काम को कम करने और टालू काम करने में मदद करता है कि नहीं। मिश्र वाक्य में अगर आपका विनम्रता की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के कोष की कोई कमी नहीं, यानी कि इसमें जो वाक्य लिखा गया है, इसमें जो वाक्य है वह क्या है, एक मिश्र वाक्य है, सब प्रकार के वाक्य। जाति प्रथा की विशेषता यह है, जाति प्रथा की क्या विशेषता है, तो जाति प्रथा की विशेषता है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। कुशल व्यक्ति का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता को सदा विकसित करते रहें। ठीक है, अब आगे आते हैं, इसमें जो है आपका प्रश्न उत्तर देखिए, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द सभ्य का हो जाएगा असभ्य, विभाजन का संधि, निश्चय का अनिश्चय, ऊंच का नीच, स्वतंत्र का परतंत्र, दोष का हो जाएगा निर्दोष, सजग का हो जाएगा निर्गज, रक्षा का अरक्षा, पूर्ण निर्धारण का पूर्ण निर्धारण हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है पाठ से विशेषण चुने तथा उनका स्वतंत्र वाक्यों में एक प्रयोग करना। जैसे विशेषण किसी की विशेषता बताता है, उसको क्या होता है, विशेषण होता है। जैसे सभ्य, सभ्य एक प्रकार का अच्छे समाज की विशेषता बताता है। सभ्य, यह सभ्य समाज है। देखिए मैं पैतृक, यहाँ पैतृक समझिए, पैतृक मोहन के पास पैतृक संपत्ति है। पहली गीता पहली कक्षा में पढ़ती है। यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है। प्रति साथियों के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। तो हानिकारक, जाति हानिकारक प्रथा है। ठीक है, इसमें जो है आपको क्या बोला है, पाठ में से विशेषण चुन के और उसके एक स्वतंत्र वाक्य को लिखना था। अगला है देखिए, आगे कहा गया है कि निम्नलिखित एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे दूषित का गंदा, अपवित्र, श्रमिक का मजदूर, श्रमजीवी होता है। पेशा का रोजगार, नौकरी, अकस्मात मतलब अचानक होता है, एकाएक या अचानक। अनुमति मतलब होता है आदेश या निर्देश। अवसर मतलब मौका, संयोग। परिवर्तन मतलब बदलाव, रूपांतर। सम्मान मतलब प्रतिष्ठा और मान होता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे गद्यांश पे आधारित प्रश्न। ठीक है, गद्यांश पे आधारित प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ के लिए अभी हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं क्लास। धन्यवाद।